फ्राइडे को लास्ट एग्जामिनेशन था और मंडे को जो है ना मेरा जॉब का फर्स्ट डे था। मोस्ट ऑफ द मैन इन माय फैमिली हैव देयर ओन बिजनेसेस, सो बैक इन माय माइंड देयर वाज समथिंग कि अल्टीमेटली आई विल हैव टू डू माय ओन बिजनेस। एक ERP कंपनी जो दुनिया भर में मशहूर है वो कराची में बिलबोर्ड लगा रही है, तो ऐसा क्या है? इवन हमने तो कोई लाख डॉलर्स के MVPs भी बनाए कि जो प्रोडक्ट ओनर्स ने शेल्फ कर दिए। जब आप किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, अपना इंटेंशन शो करते हैं, तो अल्लाह 10 जगह से जो है वो आपके लिए रास्ते बना देता है। If Odoo's target market is big giants, so why they are running in Facebook ads or why they are running billboard campaigns? ओडू की तरफ से एक ईमेल आती है कि वो चाहते हैं कि हम उनके ऑफिशियल पार्टनर्स बन जाए। देखिए, ओडू ने प्राइमरीली जो है वो SMEs को टारगेट किया है। ERPs are for giants. Impleway is like implementation, like way of implementation. जब आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं तो आप खाली उसको ये नहीं कह रहे कि यार फ्रॉम पॉइंट A to पॉइंट B जाना है। There are multiple benefits of being an Odoo partner in terms of getting business and then उस business को जो है nurture करना और उसको serve करना, it is to your core responsibility and your core expertise. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख रिशान अहमद है, CEO एट सीगल, और हमारे साथ आज एक बड़ी अमेजिंग पर्सनालिटी मौजूद हैं। एक डिफरेंट टॉपिक हम लेके आए हैं, एक डिफरेंट इंडस्ट्री लेके आए हैं जो बहुत अनकॉमन है पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउसेस में और लोकल इंडस्ट्रीज़ में ख़ास तौर पे। तो हमारे साथ मौजूद है मिस्टर हुसैन नयानी जो कि इम्प्लीवे के को-फाउंडर हैं। इनसे जानेंगे, इनका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन लेंगे। जी हुसैन, थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस कराएँ अपने बारे में, आपका क्या बैकग्राउंड है, किस तरह से जो है वो आप क्या करते हैं, थोड़ा-सा व्यूअर्स को बताएँ। Assalamu alaikum. First of all, thank you so much for having me, and it's a pleasure to be on your podcast. Again, as you mentioned, I'm the co-founder of Implive. My name is Hussain Nayani. Um, अगर थोड़ा-सा अर्ली ऑन एजुकेशन की बात करें, पहले तो मैं बताऊँ कि मैं जो है वो इस टेक इंडस्ट्री में या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तकरीबन कोई 11 साल हो गए, मोर देन अ डेकेड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री। पिछले कोई 5-6 साल से जो है वो ये कंपनी हम अपनी रन कर रहे हैं। आई को-फाउंडेड दिस कंपनी इन 2019। सो प्राइमरीली अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने जो है वो अपना ऑब्वियसली मैट्रिकुलेशन एंड देन इंटरमीडिएट के बाद जो है वो कुछ ऑब्वियसली हमारी फैमिली में कुछ इस तरह का मामला है कि हम जो है वो जो है ना जो हमारी विंटर वेकेशंस एंड समर वेकेशंस होती है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो फ्री रहने को मुनासिब नहीं समझते। बिल्कुल। सो उन दिनों में जो है मेरे एक कज़न हुआ करते थे। उन्होंने जो है वो कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो है ना कुछ वो काम कर रहे थे, तो मेरे लिए बड़ा फ़ैसिनेटिंग था, तो मैंने उनसे समझता भी था, सीखता भी था, तो वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ और कोई प्रॉब्ली 9th या मैट्रिक का जो समर वेकेशन वाला गैप था, वहाँ पर मैंने जो है एक शॉर्ट कोर्स किया कि जिसमें वेब डेवलपमेंट और इस तरह की चीज़ें जो है हमने सही। खुद सीखी। अ, वहाँ से थोड़ा-सा इंटरेस्ट और डेवलप हुआ, लेकिन ऑब्वियसली वो स्कूल टाइम के बाद जब जो ऑब्वियसली मैट्रिक के बाद जो इंटरमीडिएट का जो गैप होता है वो थोड़ा-सा गैप ज़्यादा होता है। गया होता है। सही। तो उन दोनों में वो उसी कज़न के पास जो है मैं उन्हीं के ऑफ़िस में जाने लगा, एक अनपेड इंटर्नशिप सॉर्ट ऑफ। सही। यहाँ पर थोड़ा-सा मैं एक्सपोज़र ले रहा था, थोड़ा-सा लर्निंग कर रहा था और ऑब्वियसली वो मेरे लिए बड़ा एक फ़ैसिनेटिंग सा एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि स्कूल लाइफ़ से हट के जब आप एक आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आते हो नए-नए, तो ज़रा एक बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो। बिल्कुल। सो वहाँ पर जब मैं थोड़ा-सा इंटरेस्ट लेना शुरू किया, तो ऑब्वियसली थोड़ा-सा मेरी स्टडीज़ भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई, लेकिन वो मेरे लिए एक्सपीरियंस ऐसा था कि जिसने जो है ना प्रॉब्ली मेरा इस करियर में जो है ना वो एंट्री कर पाई। सो बहरहाल मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने ऑब्वियसली इंटरमीडिएट भी जो है अपना क्लियर किया, और राइट आफ्टर इंटरमीडिएट जो मेरे लिए बड़ी एक मोटिवेटिंग बात है कि ये शॉर्ट कोर्स और ये वाली जो इंटर्नशिप थी, इसकी बिहाफ़ पे जो है मुझे अच्छे से याद है, मेरा फ्राइडे को लास्ट जो है वो एग्ज़ामिनेशन था और मंडे को जो है ना मेरा जॉब का फर्स्ट डे था। ज़बरदस्त। सो बिल्कुल भी वो बीच का ऐसा फ़ारिग टाइम नहीं गुज़रा है मेरा कि कॉलेज के बाद आप जो है या मिसाल के तौर पे कोई बैचलर्स करना है और उसके बाद फिर कोई जॉब करनी है। शुरू से ज़रा एक माइंडसेट ऐसे ही था कि फ़ारिग बैठने को जो है हम बहुत मुनासिब नहीं समझते। तो आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब और वहाँ पर ऑब्वियसली कुछ चीज़ें सीखी, बड़ा अच्छा एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव मिला वहाँ से। सो ये कुछ मेरे अर्ली डेज़ थे। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो आप ये कह रहे हैं कि आप वो जो की 2 साल होते हैं आफ्टर मैट्रिकुलेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर योरसेल्फ और आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त आपने बताया कि एजुकेशनल बैकग्राउंड और किस तरह से आप कि एक बिल्कुल वो बेसिक जिसे कहते हैं ना फर्स्ट लाइट या फर्स्ट बल्ब जब जलता है दिमाग में कि ओके दिस इज़ समथिंग और दिस इज़ व्हाट आई कैन टेक फॉरवर्ड।
अच्छा हुसैन, आपने मुझे बताया कि आपने वो जो है वो इंटर्नशिप की, फिर आपकी उसमें जॉब भी माशाल्लाह से जो है वो स्टार्ट कर दिया आपने। तो फिर उसके बाद आपने हाउ डिड यू ट्रांज़िशन, जो आप आज बैठे हैं एज़ अ बिज़नेस ओनर, तो वो थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि हाउ डिड यू ट्रांज़िशन फ्रॉम वर्किंग फॉर समवन देन नाउ वर्किंग फॉर योरसेल्फ? जी डेफ़िनेटली मैं जो है ना, सो आई बिलॉन्ग टू अ गुजराती फैमिली एंड मोस्ट ऑफ द मेन इन माय फैमिली हैव देयर ओन बिज़नेसेस। सो बैक इन माय माइंड देयर वाज़ समथिंग कि अल्टीमेटली आई विल हैव टू डू माय ओन बिज़नेस एंड देन आई मेट ज़ैन बास, माय पार्टनर, and obviously we tried multiple times and ultimately succeeded to build a software company named हुँ, Viable Tree। उस कंपनी में हमने जो है मोबाइल एप्लीकेशंस एंड वेब एप्लीकेशंस और इस तरह की जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू की लोगों को, और दैट बिजनेस रियली वेंट वेल। But as you introduced myself as the co-founder of Ampliway, so Ampliway की स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि हमने जो है वो अगेन हमने वेब एप्लीकेशंस बनाई, मोबाइल एप्लीकेशन बनाई। हमारा मोस्ट ऑफ द क्लाइंटेल जो है वो इंटरनेशनल कस्टमर्स थे। सो वी हैड रियली अमेजिंग कस्टमर्स बैक देन। बट अगर आपने ऑब्वियसली आपने फॉलो किया होगा, 2022 में जो है वो बीसी विंटर आया, हुँ, जी, जी, जी। बिल इकोनॉमिकल क्राइसिस आया। ऑब्वियसली वो कोविड के बाद आईटी इंडस्ट्री ने बूम किया था, फिर वो मार्केट करेक्ट हुई, फिर इकोनॉमिक हुँ, क्राइसिस एंड वीसी विंटर्स एंड वॉर्स और इस तरह की बहुत सारी वजह से, वजूहत से की बिना पे जो है वो जो इंटरनेशनल फंडिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑन स्पेशली ऑन स्टार्टअप्स जो है वो उस तरीके से नहीं हो रही थी। और हमारा जो वन ऑफ द मेजर क्लाइंटेल जो सेगमेंट था, वो सेगमेंट ही वो एमवीपी जी, 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 के तरफ एमवीपी। वाले थे, कि जो हमसे एमवीपीज़ बनवाते थे और उसके बिहाफ़ पे फिर फर्दर राउंड्स रेज़ करते थे। राउंड लेकिन क्योंकि 2000 हमें ये इम्पैक्ट फ़ील हुआ कोई 2023 के बाद से, हुँ, कि जहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है 2022 से मामला स्टार्ट हुआ था और हमारे पास वो कुछ कस्टमर्स थे जो रिटेन थे। लेकिन ऑब्वियसली 2023 के मिड और एंड में जो है हमें ये इम्पैक्ट फ़ील होना शुरू हुआ कि जहाँ पर हमारे पास उस तरीके से बिज़नेस नहीं आ पा रहा नहीं था आप कि कैसे पहले आ रहा था। इवन हमारा माइंडसेट बहुत डिफरेंट था। हम जो है वो कस्टम डेवलपमेंट से फिर आहिस्ते-आहिस्ते जो है वो लो कोड और नो कोड की तरफ आ गए थे। हुँ, और हमने तो एक डोमेन MEPexperts.com के नाम से भी ले लिया था, क्योंकि हमारा विज़न ये था कि हम लोगों को बहुत बेहतरीन एमवीपी बना के दे सकते हैं। और हम उस वक़्त ये सोच रहे थे कि एमवीपी बनाएँगे, इसके बाद वो एमवीपी इतना मुनासिब होगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से इस मार्केट होगा, और हुँ, जब वो सर्कुलेट होगा तो हमारे पास एक रिकरिंग जो है वो स्ट्रीम भी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन समहाउ वो ज़ाहिर-सी बात है माहौल ऐसा बन गया कि एमवीपीज़ उस तरीके से नहीं बन रहे थे। और जो एमवीपीज़ हमने इवन हमने तो कोई लाख-लाख डॉलर्स के एमवीपीज़ भी बनाए कि जो जो प्रोडक्ट ओनर्स ने शेल्फ़ कर दिए। तो हमें समझ में आया कि ये जो है ना वो उस तरीके से सस्टेन नहीं कर नहीं कर पाएगा, और पाएगा। ऑब्वियसली जो इकोनॉमिकल मामला चल रहे थे, तो हमें 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 कोई और मार्केट भी एक्सप्लोर करनी थी। तो हमने फिर इंटरनेशनल के साथ-साथ एक लोकल विंग भी जो है वो हुँ, इनिशिएट किया। हुँ। और एक रेफ़रेंस के थ्रू हमारे पास एक बड़ी फैक्ट्री है, उसकी ईआरपी की अपॉर्च्युनिटी आई कि हमें जी, जी, एक जी। कस्टम ईआरपी बनाना है उसके लिए। इस तरीके से हमें जो है वो ईआरपी का इंट्रोडक्शन मिला। और अगेन जब आप किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, अपना इंटेंशन शो करते हैं, हुँ, तो अल्लाह 10 जगह से जो है वो आपके लिए रास्ते रास्ते बढ़ा देता है कोई। तो इंडीड ही इज़ द बेस्ट प्लानर। बिल तो उन दिनों में वो इत्तेफ़ाक कहें या अल्लाह की तरफ से कहें कि हमारे पास जो है वो उर्दू की तरफ से एक ईमेल आती है कि हमें वो चाहते हैं कि हम उनके ऑफ़िशियल पार्टनर्स बन जाएँ। हुँ, तो हमने अब मेरी और ज़ैन की जो है ना डेली अपडेट मीटिंग्स होती हैं, हुँ, डेली या वीकली मीटिंग्स होती हैं। सो इत्तेफ़ाक ये था कि ज़ैन के पास भी वो पॉइंट नोटेड था और मेरे हुँ। पास भी वो पॉइंट नोटेड था, तो ये बस था कि हम दोनों ने पॉइंट डिस्कस करना है, और हमने डिस्कस किया, कुछ मीटिंग्स की उडू के ऑफ़िशियल से हेडक्वार्टर से। अच्छा, आपने मुझे हुसैन बताया कि उडू की तरफ से आपको एक ईमेल आई कि आप, जो आपने बताया मुझे कि आप वो चाहते हैं कि आप उनसे आप पार्टनरशिप करें, तो पार्टनरशिप का है। उर्दू का मैं देख रहा था, आई थिंक 2-3 बार मैंने बड़े-बड़े बिलबोर्ड्स भी देखे हैं कराची में, तो आई वाज़ शॉक्ड कि यार एक ईआरपी कंपनी जो दुनिया भर में मशहूर है, वो कराची में बिलबोर्ड्स लगा रही है। तो ऐसा क्या है? तो इस सवाल का जो जवाब था, इस सोच का जवाब ये था कि दे आर ट्राइंग टू गेट इन पाकिस्तान इन अ बिग लेवल, ना एक नेशन वाइड लेवल पे जाना चाह रहे हैं। तो आपने यही बताया कि आप ट्रांज़िशन कर रहे थे फ्रॉम एमवीपी फर्स्ट कंपनी टू ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन या ईआरपी नीच में आप जाना चाह रहे थे। तो आप मुझे बताएँ कि जब आपके पास ईमेल आया, तो
वाज़ दैट द फर्स्ट टाइम दैट यू थॉट कि अब मुझे ईआरपी में घुसना है? और आपने बताया भी कि आपने कस्टम ईआरपी बनाया था। तो कौन-सा स्टेज था कि आपने कहा लेट्स डाइव फुल्ली इंटू द ईआरपी नीच? डेफ़िनिटली। अच्छा देखिए आई वुड से कि जो हम कस्टम ईआरपी जब डेवलप कर रहे थे ना हुँ, उस वक़्त हमारा डेफ़िनिटली इंटेंशन था कि क्योंकि देखिए एमवीपी एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हुँ, जो जिस पे इन्वेस्टमेंट राउंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रेज़ हो रहा है, वो प्री रेवेन्यू है, ठीक है? बट ईआरपी ऐसी कंपनीज़ बना रही हैं जो ऑब्वियसली दे आर मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू हुँ, फॉर दैट वेरी रीज़न दे आर एंगेजिंग अस टू यू नो डेवलप देयर ओन ईआरपी। तो हमें समझ में आया कि ये एक ऐसी मार्केट हो सकती है कि जहाँ पर हम अगर मेहनत करें, हुँ, तो ऐसे बिज़नेस के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी जो है ना वो रेवेन्यू बना रहे हैं और हमें जो है वो आसान अल्फाज़ में हमारे घर से हुँ, पाल सकते हैं, राइट? सही। सो बैक ऑफ द माइंड ये ईआरपी इंडस्ट्री में जो है वो जंप इन करने का इरादा बन ही चुका था लेकिन सही। इसी दौर में जो है वो ईमेल भी आती तो फिर हमने जो है ना उनसे उनके हेडक्वार्टर से राब्ता किया और फिर जो है वो मल्टीपल मीटिंग्स हुई। नाइ इसका एक पूरा एक प्रोसेस है जो मैं इंशाल्लाह भी आगे बताऊँगा कि किस हुँ, तरीके से एक सॉफ्टवेयर कंपनी या एक नॉर्मल कंपनी या कुछ लोग जी। जो है वो किस तरीके से एक odoo पार्टनर बन सकते हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आगे इस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले उस पार्ट को कवर कर लेते हैं कि जैसे आपने कहा कि odoo ने पाकिस्तान में बड़ी जो है ना हुँ, ट्रेंडिंग की है और वो बिल्कुल, पाकिस्तान में फ़ोकस है। तो देखिए odoo ने प्राइमरीली जो है वो एसएमईज़ को टारगेट किया है। जी, जो एक स्टिग्मा था ना कि ईआरपीज़ आर फॉर जायंट्स जब भी जायंट्स। ईआरपी के नाम आता है टिल डेट अभी तो वैसे काफ़ी एजुकेट हो रहे हैं माशाल्लाह लोग, लेकिन टिल डेट अभी भी हम कुछ कस्टमर्स के पास जाते हैं, वो जब जैसे ही उनसे कहते हैं कि ईआरपी की बात हुई तो वो कहते हैं कि ईआरपी तो हमारे लिए हमारे लिए काम करने आते राइट? हैं। तो odoo ने जो ना वो स्पेसिफिक वो मार्केट कैप्चर की है एग्ज़ैक्टली। एसएमबीज़ वाली हुँ, कि जहाँ पर हमें लगता है कि ईआरपी की ज़रूरत है। odoo ने फ़ील की कि ईआरपी की हुँ, ज़रूरत है। सो आई वुड से कि वो एक बहुत अच्छी मार्केट है और पाकिस्तान में भी इसकी अच्छी मार्केट है इसलिए दे आर फोकस्ड ऑन दे आर पाक फोकस्ड। राइट नाउ। हाँ, क्योंकि मैं खुद यही था कि इफ Odoo's target market is big giants, so why they are running, Facebook ads or why they are running billboard campaigns, तो वो मैं उस वक़्त मुझे यही ज़हन में आ रहा था कि अगर ट्राइंग टू गेट इंटू अ स्मॉल, एसएमईज़, जो है वो स्मॉल एंड मीडियम साइज़ एंटरप्राइज़ेज़ और बिज़नेस की तरफ जाना चाह रहे हैं। मुझे ये बताएँ, मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हूँ, ऑडियंस को भी ये बताएँ कि आप वाइबल ट्री और इम्प्लीवे, व्हाट इज़ द कनेक्शन? इसमें क्या मतलब किस तरह से डिफरेंस है? क्या है? थोड़ा-सा बताएँ, ये 2 कंपनीज़ आ रही हैं। बिल्कुल। अगेन एज़ आई मेंशन्ड कि हमने जो है वो अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो वायबिलिटी के नाम से ही बनाई थी और इसी के नाम से ऑपरेट कर रहे थे। बट देन वी रियलाइज़ कि हमें एक ईआरपी इंडस्ट्री में भी हुँ, जंप इन करना है और odoo की ऑफ़िशियल पार्टनरशिप भी लेनी है। और हमारा जितना भी डिजिटल फुटप्रिंट था वो तो जो है ना वो सबको यही बता रहा था कि हम जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी है, सॉफ्टवेयर जी, डेवलपमेंट कंपनी है। एंड मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू वाइप आउट दैट इमेज फ्रॉम द डिजिटल वर्ल्ड बिल्कुल। और ये इंट्रोड्यूस करना अपने आप को कि अब हम ईआरपी पे काम कर रहे हैं। हुँ, सो वी थॉट इट वुड बी अ क्लेवर आइडिया टू क्रिएट अनदर ब्रांड बिल्कुल। विद द नेम इम्प्लीवे हुँ, एंड उस ब्रांड के अंडर में जो है हम ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन करें सो दैट जो ऑडियंस है, जो टारगेट है वो कंफ्यूज ना हो कि ये लोग हाँ, कस्टम डेवलपमेंट कर रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में कर रहे हैं या ईआरपी बना रहे हैं। सो ये आइडिया था हमारे ज़हन में कि हमने जो है वो एक सेपरेट नाम के साथ एक ब्रांड बनाया हुँ, और उसका नाम भी जो है वो हमने सो बेसिकली अगर इसको ब्रेक करें तो इम्प्लीवे इज़ लाइक इम्प्लीमेंटेशन लाइक वे ऑफ हुँ, इम्प्लीमेंटेशन। सो ये हमने नाम सोचा था इसका और हमने इसी ब्रांड को जो है वो odoo का ऑफ़िशियल पार्टनर के तौर पे रजिस्टर किया तो उधर आप odoo की वेबसाइट देखें तो हम जो है वो ऑफ़िशियल पार्टनर्स हैं odoo के नाइस। विद द नेम ऑफ इम्प्लीवे। ठीक है, आपने मुझे बताया कि उडू के अब आप माशाल्लाह से पार्टनर भी हैं। तो आप बताएँ जो है वो हमारी टारगेट मार्केट को देखने वालों को कि हाउ टू बिकम एन उडू पार्टनर और उसके क्या फ़ायदे हैं? अच्छा देखिए odoo का पार्टनर बनने का सिंपल सा तरीक़ाकार है। वो ये कि आप सबसे पहले odoo से राब्ता करते हैं कि आप विलिंग हैं उसके ऑफ़िशियल पार्टनर्स बनने के लिए। तो सबसे पहले आप लर्निंग पार्टनर बनते हैं। आप लर्निंग पार्टनरशिप लेते हैं। लर्निंग पार्टनरशिप जो है वो ऑलमोस्ट कोई 300 साढ़े $300 उसकी फ़ीस होती है और आप वो ईज़िली इसके जो है लर्निंग पार्टनर्स बन जाते हैं। जब लर्निंग पार्टनर्स बनते हैं तो आपको लर्निंग मटीरियल और कुछ गाइडेंस जो है वो odoo की तरफ से मिलती है। जब वो गाइडेंस आपको मिलती है आप उसमें फंक्शनल ट्रेनिंग लेते हैं और यू गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द ऑफ़िशियल पार्टनरशिप। और ओडू की सर्टिफ़िकेशंस होती है जो कि ऑलमोस्ट कोई $150-200 की सर्टिफ़िकेशन होती है कि जो सर्टिफ़िकेशन करने के बाद आप एक फंक्शनल कंसल्टेंट जो है वो सर्टिफ़ाइड फंक्शनल कंसल्टेंट कहलाए जाते हो।
वंस यू आर सर्टिफाइड फंक्शनल कंसल्टेंट और आपको लगता है कि अब आप रेडी हो उर्दू की सर्विसेज देने के लिए, तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो है वो कुछ कस्टमर्स जो है ना वो कुछ रेफरेंसेस के थ्रू 2, 4, 5, 10 लाइसेंस जो है वो सेल कर लें अपने लोकल रेफरेंसेस को। और जब आपका वो 10 लाइसेंस का मार्क मीट हो जाए, तो उस वक़्त आप उडू की ऑफ़िशियल रेडी पार्टनरशिप के लिए अप्लाई करें, जिसकी फ़ीस कोई ऑलमोस्ट $2000 एनुअली है, जिसमें से आपके $300 जो है वो रीइम्बर्स हो जाता है, जो आपने लर्निंग पार्टनरशिप के दिए। तो एडिशनली आपका कोई $1700 का एक्सपेंस होता है। दिस वे यू विल बिकम एन ऑफिशियल उडू पार्टनर। उसके अगेंस्ट शराइत यही है कि आपने जो है वो रिटेंशन रेट बरकरार रखना है, यानी जितने लाइसेंस आपने सेल किए हैं वो वही वो जो है ना वो चर्न ना हो जाए, वो रिटर्न ना कर दें। 10 लाइसेंस आपके पास आपको आपको सेल करने 10 लाइसेंस, और आपके पास एक सर्टिफाइड फंक्शनल कंसल्टेंट होना चाहिए आपकी प्रोफाइल पे। सो दिस इज़ हाउ यू बिकम एन उडू पार्टनर। और जहाँ तक उडू पार्टनर बनने के फ़वाइद की बात है, तो वो जो है ना मतलब ऑब्वियसली जब आप उडू के ऑफिशियल पार्टनर बन जाते हैं ना, तो यू विल गेट लीड्स फ्रॉम उडू। आप जब भी किसी कस्टमर को, किसी प्रॉस्पेक्ट को प्रेज़ेंट करने जाते हैं, तो आप ओपनली कहते हैं कि आप उडू के ऑफिशियल पार्टनर्स हैं। यू आर लिस्टेड ऑन देयर वेबसाइट, सो यू गेट लीड्स फ्रॉम देयर एज़ वेल, यू गेट योर क्रेडिबिलिटी। सो देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एन उडू पार्टनर इन टर्म्स ऑफ गेटिंग बिज़नेस। एंड देन उस बिज़नेस को जो है नर्चर करना और उसको सर्व करना, it is to your core responsibility and your core expertise. So I guess this is it. ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ठीक है, इसके आपने बताया कि हाउ डू यू बिकम, बहुत अच्छे स्टेप्स में आपने बताया, आपने इसकी कॉस्ट भी बताई, आपने इसके फ़ायदे भी बताए। तो ठीक है, ओके, व्हाट आई डू इज़ दैट आई यू नो बिकेम अ उडू पार्टनर। ठीक है, मैंने आज अप्लाई किया, सब किया, मैं बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि आप ये थोड़ा-सा बताएँ कि व्हाट वर द मेजर चैलेंजेस दैट यू फेस्ड फ्रॉम फ्रॉम बीइंग अ सॉफ्टवेयर हाउस टू अ ईआरपी कंपनी? A very good question, I guess, because initially it was very difficult for us to, uh, to realize that we are not developing any software from scratch, but हुँ, the major part lies between understanding the business, उनकी requirements को समझना, बिजनेस वर्कफ्लोज को समझना, क्योंकि हुँ, जब हम कस्टम डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये चैलेंज नहीं है कि हमें ऑब्वियसली टू सम एक्सटेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस, बट प्राइमरीली जो है ना वो उनके जो है ना वो हुँ, कंसल्टेंट्स हैं और उनके टीम मेंबर्स हैं जो हमें बता रहे हैं, और यूजुअली हम तो प्रोडक्ट बना रहे थे खुद ही बनाते हैं। एग्जैक्टली। और वो एक पूरा एक सैस बेस्ड प्रोडक्ट है मिसाल के तौर पे, हुँ, तो वहाँ पर जो है वो ये फाइनेंशियल्स एंड ऑपरेशंस और इस तरह की चीज़ें नहीं है। तो इनिशियली इट वाज चैलेंजिंग फॉर अस कि हमें उस पूरे बिजनेस के वर्कफ्लो को समझना है कि प्रोक्योरमेंट कहाँ से हो रही है, कब प्रोक्योरमेंट हो रही है, जीआरएन क्या होता है, किस तरीके से इन्वेंट्री मैनेज होती है, इन्वेंट्री के जो है वैल्यूएशन के मल्टीपल मेथड्स हैं, एंड देन आपकी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग कैसी हो रही प्लानिंग है, कैसे हाउ आर यू गेटिंग योर सेल्स डन। सो लाइक इट वाज अ कंप्लीट शिफ्ट, बिकॉज़ शिफ्ट था। आपके पास अब आप एक्टिवली कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे, यू आर बिल्कुल, नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग, सही बट बात है। आप जो है वो इनिशियली हमें ये मुश्किल होती थी कि हम अपने कस्टमर्स को जाके पूछते थे कि ठीक है बताएँ आपको जो है ना वो आप अपने ऑपरेशंस बताएँ, हुँ, ठीक है, हम आपके ऑपरेशंस को एग्ज़ैक्टली जो है वो ईआरपी में मोल्ड कर देंगे। बट इन रियलिटी एज़ अ कंसल्टेंट नाउ वी अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड वर्क। हुँ, लाइक असल में होना तो ये चाहिए, आइडियली होना तो ये चाहिए कि हम जो है वो उस बिज़नेस को एनालाइज़ करें, हुँ, और फिर उस बिज़नेस की जो आइडियल सिचुएशन है वो कस्टमर को गाइड करें कि दिस इज़ हाउ योर बिज़नेस शुड ऑपरेट। बिल्कुल, ये वो लीकेज, बिकॉज़ देखिए ईआरपी जब आप कोई भी ईआरपी इंटीग्रेट करते हो, तो ईआरपी इंटीग्रेट करने का जो कोर एक एक रीज़न होता है, वो ये रीज़न होता है कि आप अपने लीकेजेस को हुँ, बचाते हैं, आप जो है अपनी अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करते हैं। तो बिल्कुल, ये उसी वक़्त पॉसिबल है कि जब आप उसके ऑपरेशंस को समझेंगे और ये एनालाइज़ करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे ऑपरेटिव एरियाज़ हैं कि जहाँ पर हमारा ईआरपी हेल्प आउट कर सकता है लीकेजेस को बचाने में हुँ, और रेवेन्यूज़ को बढ़ाने में। बिल तो नाउ जब हम किसी कस्टमर के पास जाते हैं, जब किसी प्रॉस्पेक्ट के पास जाते हैं, तो अब हम ये नहीं कहते कि आपने जो है अब आप बताएँ कि आपका कैसा ऑपरेशन है, हम एग्ज़ैक्टली वो हाँ, ऑपरेशन को ईआरपी। बिल्कुल मैं समझ, ये अच्छी हम चीज़ है। बिज़नेस वर्कफ़्लो को समझते हैं और उनको फिर गाइड करते हैं कि आपको मिसाल के तौर पे जब इन्वेंटरी यहाँ से यहाँ मूव हो रही है, तो आपको एक टैग लगाना है और क्यूआर कोड से स्कैन करना है स्कैन आपको, करना राइट? है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल्स। लेकिन
So this is how we operate, and this was a very very challenging part for us. एक बार मतलब इनिशियली हम मतलब हम तो ये सोच रहे थे कि अगर पाइथन आती है हमें तो बस ठीक है, हमारा काम हो गया, मूडू पार्टनर्स बन सकते हैं। सही लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं है। हमें जो है ना वो बिज़नेस को समझने की ज़रूरत है, बिज़नेस बिज़नेस प्रोसेसेस ऑपरेशन को, को समझने की ऑपरेशंस ज़रूरत को, उसके प्रोसेस को। अच्छा, मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़ाहिर-सी बात है, जब आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं और किसी क्लाइंट से मिलते हैं, जो भी है, तो आप खाली उसको ये नहीं कह रहे कि यार फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है। आप उसको कहते हैं नहीं कि भाई, जब आप ईआरपी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर एक जो है वो बीच में और भी पॉइंट्स हैं जो आपके प्रोसेस को और बेहतर कर सकते हैं। तो एक सेकंड ओपिनियन भी मिलता है एक बिजनेस ओनर को कि यार हाँ, ये ईआरपी या ये इम्प्लीमेंटेशन मेरे लिए मेरे प्रोसेस को 10x फास्टर कर देगी, 5x फास्ट कर देगी। तो इट्स नॉट जस्ट इम्प्लीमेंटेशन, जैसे आपने कहा कि भाई पाइथन आती है तो हम समझे, हम बन गए, लेकिन इसमें ऐसी इतनी सारी चीज़ें थी कि आपको बहुत कुछ आना चाहिए इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट अ ईआरपी। सही हुसैन, आपने बड़ा अच्छा बताया कि क्या-क्या चैलेंजेस आपको फेस हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने स्टार्ट किया कि उर्दू पार्टनर कैसे बने। नेक्स्ट फिर आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? थर्ड भी एक चैलेंज है जो मैं समझता हूँ कि भाई अब हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग इज़ रेडी, हमारी कोर ऑफरिंग इज़ रेडी, हमारी वेबसाइट इज़ रेडी एंड एवरीथिंग इज़ रेडी। नाउ वी आर ट्राइंग टू गो टू द क्लाइंट, वी आर टू इन द क्लाइंट, बट वी नीड अ टीम बिहाइंड इट कि जो उसको इम्प्लीमेंट कर सके और आपके साथ ग्रो कर सके। तो व्हाट इज़ व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड व्हेन हाउ डिड यू बिल्ड योर उडू कंसल्टेंट टीम? वो थोड़ा-सा मुझे बताएँ। है। So I would say indeed it was a challenging thing to do, and but we have done this before. हमने हुँ, अपनी सॉफ्टवेयर टीम भी बहुत अच्छे से बनाई थी। uh, and I would say कि देखें, there are challenges, especially I would say in Pakistan where work ethics are a bit compromised, जहाँ पर लोग आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट करके फिर जो है हुँ। वो आखिर दिन पे नहीं आते, तो ट्रेनिंग लेके ही लाइक चले जाते हैं। एग्जैक्टली, सो देयर आर अ फ्यू चैलेंजेस जो कि ठीक है, पीस एंड पार्सल है ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान, एंड वी आर फाइन विद दैट। हुँ, एंड अगेन मैं एज आई मेंशन कि अगर आपकी नीयत अच्छी है और आप दिल से मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह जो है वो रास्ते बना ही देता है, अल्लाह बिल्कुल। अच्छे लोगों से मिलवा ही देता है। तो हमने अपने इस 5-6 साल के जर्नी में देखा है कि चाहे वो हमारी सेल्स टीम हो, चाहे वो प्रोडक्शन टीम हो, चाहे वो हमारी ये एम्प्लॉयी की टीम हो, हमने मेहनत की है, हमने नीयत साफ़ रखी है, हमने जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, और अल्टीमेटली अल्लाह ने हमें ऐसे अच्छे लोगों से मिलवाया है कि जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। तो इसी तरीके से हमें इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी जो है वो अल्लाह ने बहुत अच्छे लोगों से मिलवाया, और फिर उन लोगों ने आके अपनी पूरी टीम डेवलप की। यहाँ पर अगेन इम्पोर्टेंट ये है कि टीम तो है आपके पास, बट एज़ द ओनर ऑफ द कंपनी आपको भी उसका जिस्ट पता होना चाहिए। आपको हुँ, भी कुछ चीज़ें उसके हवाले से जो है वो टेक्निकलिटीज़ पता होनी चाहिए। तो अगेन चैलेंजिंग है, लेकिन लेट्स फेस इट कि यही तो बिज़नेस है। ये जो हुँ, जो आपकी जो सॉफ्टवेयर एजेंसीज़ है, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है, इट्स बेसिकली अ बिज़नेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हुँ। सो या चैलेंजिंग था, बट हो गया। ठीक है, आपने बताया कि भई चैलेंजेज़ हैं। एक ओडू कंसल्टेंट अगर मुझे बनना है, तो मुझे वो क्या 3 चीज़ें आनी चाहिए? बिल्कुल मुख्तसर बताएँ, 3 चीज़ें मुझे आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने एक उर्दू कंसल्टेंट बनना है तो उर्दू कंसल्टेंट 2 तरह के होते हैं। टेक्निकल कंसल्टेंट होता है, एक फंक्शनल कंसल्टेंट होता है। सो फंक्शनल कंसल्टेंट बेसिकली जो है वो इज़ समवन जो कि बिज़नेस को एनालाइज़ करके मॉड्यूल्स डिसाइड करे, उस मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करे, उसकी सेटिंग करे, एंड बाय दैट आई मीन एज़ आई मेंशन्ड कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन के 3 मेथड्स होते हैं। तो वो मेथड को समझना, उस मेथड को कस्टमर तक कन्वे करना और कस्टमर से इन्फॉर्मेशन लेना कि व्हाट मेथड सूट्स बेस्ट फॉर देयर बिज़नेस, और उसको इम्प्लीमेंट करना। इसी तरीके से हर मॉड्यूल की जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन और इस तरह की चीज़ें करना एक फंक्शनल कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी होती है। तो अगर हम बड़ी-बड़ी बातें निकाल लें कि कौन-सी ऐसी चीज़ें जो एक फंक्शनल कंसल्टेंट को आनी चाहिए, तो उसको बिज़नेस वर्कफ़्लोज़ बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। किसी भी बिज़नेस के ऑपरेशंस बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और फिर उर्दू की जो है ना उसके पास सर्टिफ़िकेशन होनी चाहिए, उर्दू की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उर्दू के मॉड्यूल्स किस तरीके से काम करते हैं। और अगर हम टेक्निकल कंसल्टेंट्स की बात करें तो टेक्निकल कंसल्टेंट्स बेसिकली पाइथन डेवलपर्स जो है वो एक अच्छे कंसल्टेंट्स बन सकते हैं, और उनके पास ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट का थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि वो फ्रंट एंड साइड पे जो है वो आउल फ्रेमवर्क यूज़ होता है, तो जावास्क्रिप्ट भी इसमें यूज़ होती है, और उनके पास भी उर्दू की जो वर्कफ़्लोज़ वाली जो नॉलेज है ना, कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई एक चीज़, कोई एक सेल्स ऑर्डर में कोई एक फ़ील्ड ऐड कर रहा हूँ,
तो उस फ़ील्ड का इम्पैक्ट इनवॉइस पे भी होगा और अकाउंटिंग पे भी होगा और बहुत सारी और जगह पे होगा। तो उसको भी थोड़ा-सा बिज़नेस वर्कफ़ोर्स का आइडिया होना चाहिए और उर्दू की नॉलेज होनी चाहिए। सो आई गेस ये अगर आता है किसी बंदे को तो वो टेक्निकल या फंक्शनल कंसल्टेंट बन सकता है। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके आपने बताए कि किस तरह से आई आई कैन बिकम एन उर्दू कंसल्टेंट, और 2 हैं इसके अंदर जो आपने टाइप्स बताई उसमें से, वो दोनों को समझाया। तो बहुत ज़बरदस्त एक सवाल जो आई थिंक व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके ज़हन में भी घूम रहा है इस वक़्त कि ठीक है, वी हैव एवरीथिंग नाउ, वी हैव अ टीम, वी हैव अ कंसल्टेंट्स, वी हैव अ कंपनी, तो मैं ये क्लाइंट्स कहाँ से लाऊँ? सही उर्दू क्या उर्दू पार्टनर्स हमें क्लाइंट देंगे या हमें खुद सर्च करने पड़ेंगे? क्या क्या एक प्रोसीजर होगा, थोड़ा-सा मुझे बताएँ? आपने किस तरह से हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट ईआरपी क्लाइंट्स? हमने अपने इनिशियल कस्टमर्स जो है वो रेफ़रेंसेस से ही जो है ना वो विन किए अल्हम्दुलिल्लाह और क्योंकि रेफ़रेंसेस में लोग जानते हैं कि हम सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हैं पिछले 5-6 सालों से और हमने उनको प्रूव भी किया कि किस तरीके से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। एंड समवन समवन मेंशन्ड कि जो है योर नेटवर्क इज़ योर नेट वर्थ। तो वो नेटवर्क इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ बिज़नेस। तो यू नेवर नो कि कब कौन-सा नेटवर्क जो है वो आपके लिए नेट वर्थ बन सकता है। बिल्कुल। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं किसी अपने रिलेटिव को जानता हूँ जिनको ये सर्विस नहीं चाहिए हो, लेकिन वो शायद किसी ऐसे को जानते होंगे जिसको ये सर्विस चाहिए हो। बिल्कुल। और ये हमारे जर्नी में जो है वो बहुत कॉमनली हुआ है कि सो देयर आर रिलेटिव ऑफ माइन जो कि आई नो कि उनको ये सर्विस नहीं चाहिए बट फिर भी जो है मैंने इंट्रोड्यूस किया अपनी सर्विसेज़ के बारे में उनको। एंड देन अचानक से उनके ज़हन में क्लिक हुआ कि यार आई हैव अ फ्रेंड जिसकी ये फलाँ-फलाँ फैक्ट्री है और उनको शायद ये सर्विस चाहिए होती है और आज वो हमारे कस्टमर हैं। नाइस। So, references is a very very important thing to have और आई वुड से कि रेफरेंसेस से जो आप प्रोस्पेक्ट्स या कस्टमर्स बुक करते हैं हुँ, आपका 50% काम तो हो चुका होता है बिकॉज़ बिल्कुल। जब मैं किसी नए प्रोस्पेक्ट यानी कि किसी ऐसे प्रोस्पेक्ट के पास जाता हूँ कि जो मुझे नहीं जानता, ठीक है? तो उनके पास जाने के बाद मुझे अपना पूरा एक पिच देनी है, मुझे हुँ, अपने आप को प्रेज़ेंट करना है, मुझे अपनी एक्सपर्टीज़ को प्रेज़ेंट करना है, मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रेज़ेंट करना है। बट देन देयर आर प्रॉस्पेक्ट्स के जो रेफरेंसेस से बुक किए मैंने, तो वहाँ पर कन्वर्सेशन स्टार्ट ही बड़े एक कैजुअल अंदाज़ में होती है, यू नो? सो देयर आई डू नॉट हैव टू प्रूव माय सेल्फ, देयर बिल्कुल। आई डू नॉट हैव टू प्रूव माय क्रेडिबिलिटी। हुँ, ऑब्वियसली आई विल हैव टू प्रूव माय एक्सपर्टीज़ इन द सेड एरिया बट वहाँ पर जो है ना फिर बहुत डिफरेंट मामलात हो जाते हैं। सो एंड ऑब्वियसली वहाँ पर जो है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती है। जी, जी। क्योंकि there is someone who watched for me and I'll हुँ, have to keep his words as well. एग्ज़ैक्टली। So इनिशियल तो हम रेफरेंसेस से उठाए लेकिन ऑब्वियसली फिर जब वो मार्केटिंग कैंपेन्स हैं देन फिर उडू की तरफ से जैसे मैंने बताया कि उडू की तरफ से भी कुछ लीड्स आती हैं। सो ये मिक्स करके जो है वो इसी के साथ अच्छा, आप मुझे इसकी इसी सवाल में मैं ऐड करूँगा, कोई मेजर इंडस्ट्रीज़ आप बताएँ कि भई राइट नाउ इन पाकिस्तान दैट यू आर सर्विसिंग, हॉस्पिटैलिटी हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई। थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि अभी जो जिस जैसे क्लाइंट्स के साथ आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल, हम जो है वो हम लेदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के साथ नाइस। काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो सर्विस इंडस्ट्री है, किसी भी हुँ, किस्म की सर्विसेज़ हो वो हम यूएस में एक लॉयर के साथ काम कर रहे हैं जो कि द डिवोर्स कंसल्टेंट है, हुँ, यू नो? सो सर्विसेज़ बिज़नेस है। सर्विस बिज़नेस। हमने कार वॉश सर्विसेज़ के साथ काम किया है। सो नाइस। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो टेक्सटाइल एंड लेदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ अभी हमारा टारगेट है। बहुत ज़्यादा ग्लोबली हम सर्विस बिज़नेस भी देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बिज़नेस भी देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन बिज़नेस। सो दीज़ आर द काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज़ दैट वी आर नाइस। फोकस्ड। ठीक है हुसैन, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछूँगा कि व्हाट इज़ द वन की टेक अवे जो हमने ये पूरी क कन्वर्सेशन करी है आज? थोड़ा-सा बताएँ आप। सो की टेकअवे I guess key takeaway for software companies or for any kind of business would be to probably distribute their risk into multiple baskets. हुँ, Because like be it ERP or any other line of service, just increase your line of services. जिस तरीके से आप स्केल करते जा रहे हैं अपनी लाइन ऑफ सर्विसेज भी बढ़ाएं हुँ, रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करें और हमने ये चीज़ एनालाइज की कि मतलब हमने बहुत शुरू से और बहुत डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को जो है वो टेस्ट किया है टेस्ट किया ठीक है। है और
हमने तो यही अपने इस बिज़नेस जर्नी में सीखा है कि जितना आप रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितने आप सर्विस लाइन्स बढ़ाएँगे, अच्छा इट डज़ नॉट मीन कि आप एक सर्विस लाइन स्टार्ट करें, उसको पाए तकमील तक ना पहुँचाएँ और इससे पहले ही दूसरे बिज़नेस में जंप इन कर जाएँ, राइट? सो इनिशिएट अ बिज़नेस, गेट दैट टू अ परफेक्शन लेवल और एट लीस्ट अ सर्टेन लेवल एंड देन जो है वो वहाँ पर एक सर्टेन टीम को आप जो है वो एंगेज कर दें, जो कि आपको पता हो कि वो उसको अच्छे तरीके से रन करते रहेंगे। Because see, you do not own a product. You're providing services. So सर्विसेज़। just increase your line of service so that your risk is distributed और आप जो है वो अच्छे से एक्सपेंड भी कर सकें, स्केल भी कर सकें और एक दूसरे पे सर्विसेज़ लाइन जो है वो डिपेंड भी कर सकें। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बेहतरीन। थैंक यू सो मच हुसैन जॉइन करने का और बताने का कि हाउ डू यू ट्रांज़िशन योरसेल्फ एज़ अ सॉफ्टवेयर कंपनी टू एन ईआरपी कंपनी और किस तरह से नई चीज़ें पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ ईआरपी, इन टर्म्स ऑफ एआई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता। तो आई वाज़ वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू, यू नो कि ये एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, जो लोग नहीं बात करते। तो थैंक यू अगेन फॉर कमिंग और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम हम दोबारा मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नए फाउंडर के साथ। थैंक यू।